हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास इलेवेंथ का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जिसका बोर्ड से एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी हमसे ये पूछता है, व्हाट इज़ फिजिक्स, राइट? तो चलिए हम देखते हैं क्या है फिजिक्स। ये कुछ ऐसे चाऊ माऊ करके कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये 15th सेंचुरी का लैंग्वेज है। जो कौन सा लैंग्वेज है? बिल्कुल सही पकड़ा, ग्रीक लैंग्वेज है। ये है ग्रीक लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेचर। इसका मतलब है नेचर। नेचर का मतलब क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स। अब अब कैसे बताऊं कि ये फिजिक्स क्या है? अब ये कैसे बताऊं कि ये फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, ये जो दिन रात का होना, दिनों में इंद्रधनुष का बनना, वो समुद्र से लहरों का बनना, वो ज्वालामुखियों का फटना, दिन या रात दोपहर में चाय का उबलना, गर्म होना, वो तारों का ठंडा होना, वो हवा का चलना, वो बिजली का आसमान में चमकना, तड़कना, ये जो आवाज़ मेरी जो तुम सुन पा रहे हो, और ये जो लाइट जो तुम देख पा रहे हो, ये जो पंखे गर्मियों में सरसराहट की आवाज़ लेते हुए चल रहे हैं, ये टीवी स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो, ये जो इमेज बन रही है, ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ तो फिजिक्स से संभव हुआ, फिजिक्स से संभव हुआ, राइट? ऑल दिस एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स। कैसे? ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। मीन्स फिजिक्स बेसिक लॉज है नेचर का। फिजिक्स लॉज ऑफ बेसिक फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, राइट? अब आप कहेंगे फिजिक्स सही है या गॉड? तो इनके आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोनों के रास्ते सेम हो, एक जगह मिलते हो, एक जगह एक डायरेक्शन में जा रही हो। तो सिंपल फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ लव, क्योंकि वट एवर द थिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दैट इज फिजिक्स। जितने भी लॉ बने हैं सब फिजिक्स से एक्सप्लेन हुआ है, सब फिजिक्स से एक्सप्लेन हुआ है। हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये पूरा समाज कह रहा है, राइट? ये जमाना कहता है कि फिजिक्स इज द किंग, राइट? अब हम फिजिक्स जैसे एनसीईआरटी एनसीईआरटी के थ्रू, क्या एनसीईआरटी के थ्रू, तो इस फिजिक्स में दो चीज़ें हम देखेंगे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। ये जो फिजिक्स है, एक तो यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फेनोमेना को, लॉ को एक ही लॉ से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है? एक से ही हम एक्सप्लेन कर पाए, उसको हम यूनिफिकेशन। तो पहले हम यूनिफिकेशन की बात करेंगे। जैसे बहुत सारे फेनोमेना जो हैं, लॉज हैं, एक लॉ से समझ सकें। जैसे एप्पल का गिरना, चंद्रमा का घूमना पृथ्वी के चारों तरफ, पेंडुलम का स्विंग करना,
ये सब किससे एक्सप्लेन होते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। किससे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन कौन सा? जैसे एप्पल का गिरना, मून रिवॉल्यूशन, ठीक है, पेंडुलम का स्विंग करना, ये सब किससे एक्सप्लेन होता है? यानी ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही एक्सप्लेन होता है, राइट। अभी ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, जैसे यहाँ पे तो हम देखें कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से ये सब एक्सप्लेन हो रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन हो जाते हैं, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि जो बहुत सारे फेनोमेना लॉज हैं वो एक ही लॉ से क्या हो, सब एक ही नियम से, एक ही लॉ से एक्सप्लेन किए जाए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये बहुत सारे एक्सप्लेन होंगे। कौन? जैसे लेंज लॉ जो हम पढ़ते हैं किसमें? मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ये लेंज लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से एक्सप्लेन होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैलोरीमेट्री, ये भी एक्सप्लेन होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन होगा। किरचॉफ सेकेंड लॉ है, किरचॉफ सेकेंड लॉ, जो 11th और 12th मिला के हम लोग पढ़ेंगे, वो सब जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं किस में? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ को। फिर बर्नौली थियरी जो 11th में ही पढ़ना है हमको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड, ये सारे लॉज किससे प्रूफ होंगे, मतलब किससे एक्सप्लेन किए जाते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। फिर इसके बाद से इस यूनिफिकेशन में ही मैक्सवेल आए, ठीक है। अरे इनका तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब मैक्सवेल आए तो इन्होंने 4 इक्वेशन दिए। मैक्सवेल 4 इक्वेशन दिए। कितने इक्वेशन? 4 इक्वेशन दिए मैक्सवेल। 4 इक्वेशन। वो 4 इक्वेशन है कौन? एक तो इस मैक्सवेल ने जो दिए, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सप्लेन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर पूरा मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेव, ये पूरा एक्सप्लेन हो सकता है। ये पूरा ब्रांच, ठीक है, जो चीज़ों को कलेक्टिव फॉर्म में स्टडी करता है। तो दैट इज यूनिफिकेशन, यानी कि अधिक से अधिक मैक्सिमम लॉज को एक सिंपल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सके, उसी को यूनिफिकेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। उसी समय एक सर स्टीफन हाकिम ने एक बुक लिखा, थियरी ऑफ एवरीथिंग, यानी उनने सभी चीज़ों को एक ही बुक में एक ही चीज़ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, एक में ही। तो उन्होंने एक बुक लिखा, द थियरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और इन्होंने कोशिश भी किया पूरा एक्सप्लेन करने का, किससे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो दिस इज नॉट कंजर्वेशन, कौन सा, ये सेकेंड लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखे बहुत सारा, ये सेकेंड लॉ उसके अंतर्गत नहीं आता, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। अब बात करेंगे रिडक्शनिज्म का। रिडक्शनिज्म हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट को तोड़कर, मतलब जो एक बड़ा होता है प्रॉब्लम, उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो एक बुलेट से एक पेंडुलम पे बुलेट यानी कि फायर किया, बुलेट पे लगा, जैसे वो बुलेट उस पेंडुलम में लगा, पेंडुलम पहले स्टेबल था, रुका हुआ था स्टेशनरी पोजीशन में, बुलेट लगते ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, मतलब पहले उसमें मोमेंटम क्रिएट होगा, वह मोमेंटम फिर फोर्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से आगे जाएगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो इस तरह से ये बहुत सारे कंजर्वेशन आ रहे हैं, ठीक है। इनको छोटे छोटे पार्ट में कि कैसे मोमेंटम में कन्वर्ट हुआ, मोमेंटम से फिर फोर्स जनरेट हुआ, तो इन सबको सॉल्व करते हैं, राइट। एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो। तो एक्चुअली रिडक्शनिज्म है क्या, तो रिडक्शनिज्म इज अ ब्रेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर हम उसको सॉल्व करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, रिडक्शनिज्म। अब एनसीईआरटी एक हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या एनसीईआरटी क्या पूछता है, अक्सर पूछता है, बताओ, अभी तो फिजिक्स थोड़ा बहुत फील आया होगा। कहता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक हेडिंग है उसमें, स्कोप ऑफ फिजिक्स, सिंपल अगर हिंदी में कहें तो औकात क्या है फिजिक्स का, इसने तो हर्ट कर दिया, बताओ, मतलब सिलेबस क्या है इसका। तो इस फिजिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया, दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, जिसमें हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक को में हम छोटे छोटे चीज़ों का स्टडी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी हो गई, ठीक है। तो इन सब की स्टडी करते हैं, यानी कि ये बाद में लेटर ऑन, ये बहुत पहले का है, बहुत पहले से है। तो इसीलिए इसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और ये जो बाद में आया लेटर ऑन, इसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, राइट, जिसमें कि स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कब कहाँ है कैसे, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें ये
माइक्रोस्कोपिक, या उसी को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जो बाद में इसका इजाद हुआ, राइट। और इसमें माइक्रोस्कोपिक में क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट हो गया, फिर साउंड वेव की स्टडी करते हैं, साउंड वेव हो गया, फिर उसके बाद से लाइट की स्टडी करते हैं, मीन्स लाइट वेव की स्टडी करते हैं, लाइट वेव की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक, जिसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, जैसे सन, मून, अर्थ, ये सब हो गया। माइक्रो में जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन सब की स्टडी करते हैं। अच्छा, ये फिजिक्स का बंटवारा करना जरूरी था क्या? इसमें भी बंटवारा कर दिया, हाँ जरूरी था। कुछ चीज़ें, कुछ लॉ जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए, राइट। जैसे इसमें अगर मून की स्टडी की बात करें, मून इस समय कहाँ होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ अलग होगा, इसीलिए ये बंटवारा जरूरी था, पार्टिसिपेशन मीन्स पार्टीशन जरूरी था। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों कहते हैं, पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब हम देखते हैं ये जो किसको, इस क्लासिकल, ये है ना क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि मैक्रोस्कोपिक, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको माइक्रोस्कोपिक क्लासिकल फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस क्लासिकल फिजिक्स फर्दर डिवाइड इनटू 4 पार्ट। कौन कौन? देखो फिर से इसका बंटवारा हो गया, कौन कौन सा बंटवारा हो गया? तो पहला पार्ट मैकेनिक्स, सेकेंड पार्ट थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हीट की स्टडी करेंगे, थर्मोडायनामिक्स। थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फोर्थ पार्ट है हमारा कौन सा? ऑप्टिक्स, इसमें लाइट की स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स। अब दिख तो रहा होगा ऑप्टिक्स ये रहा ऑप्टिक्स, फिर इसके बाद से ये क्या हो रही है भाई तुमको, क्यों सो रहे हो? देखो मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे जैसे कार का मोशन क्या है, कैसे टेढ़ा मेढ़ा सीधा चलता है, उसका स्टडी करेंगे, कार का मोशन, ठीक है, ये भी मैकेनिक्स में आता है। फ्रिक्शन भी मैकेनिक्स में आएगा, फ्रिक्शन की भी स्टडी करते हैं। रॉकेट प्रपल्सन भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे, रॉकेट प्रपल्सन, ठीक। फिर उसके बाद से बेंडिंग ऑफ रॉड, बेंडिंग ऑफ कैसे होता है, इसका भी इसी में स्टडी करेंगे। फिर जो व्हील है वो कैसे रोटेट करता है, व्हील रोटेशन भी इसी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो साउंड वेव है, साउंड वेव वो भी इसी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो कैसे फ्लोट करता है, ठीक है, हाँ फ्लूइड, ठीक है, कैसे फ्लोटेशन करता है, कैसे फ्लोट करता है, फ्लोटेशन, ये भी इसी में पढ़ेंगे। फिर मोशन ऑफ प्लैनेट पढ़ेंगे, मोशन ऑफ
प्लैनेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। SHM बी सिम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या, अच्छा एक चीज़ मुझे बताना था, वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया होगा, ये तो अभी क्लासिकल के पार्ट पढ़ रहे हैं। मैक्रो जो माइक्रोस्कोपिक है जिसमें क्वांटम फिजिक्स है, वही क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। वो क्वांटम फिजिक्स को, किधर गया, ये रहा, यही था ना क्वांटम फिजिक्स, यही क्वांटम फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स भी होता है, नए ज़माने का नया फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो ये इसी में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो ये क्लासिकल फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें, अब थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में लॉज की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, ठीक है, हीट की चर्चा की जाएगी, फिर टेम्परेचर की चर्चा की जाएगी, फिर उसके बाद से हीट इंजन की बात की जाएगी कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है, इसकी चर्चा होगी। फिर इसके बाद से रेफ्रिजरेटर की बात होगी, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। फिर बात करेंगे स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः होता है, स्पॉन्टेनिटी की, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ये सब पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे, इसमें चार्ज की बात की जाएगी, चार्ज की स्टडी करेंगे, बात करेंगे, फील्ड की चर्चा की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद करंट की बात करेंगे, फिर उसके बाद से AC DC की बात करेंगे, AC अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। फिर इसी में मैग्नेट्स की बात करेंगे, मैग्नेट्स की बात करेंगे। फिर इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे इसमें। अब आते हैं ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में लाइट की बात करेंगे, फिर वेव्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद से पार्टिकल्स की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर मिरर्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद लेंसेस की चर्चाएं होंगी, होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं। टेलीस्कोप पढ़ेंगे इसी में, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। फिर इसमें रेनबो कैसे बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष दिखाई कैसे देता है। तो ये सब इनकी स्टडी करेंगे। और जो मुझे बताना था, माइक्रोस्कोपिक में जो क्वांटम फिजिक्स था, क्वांटम फिजिक्स को ही यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो क्वांटम फिजिक्स है उसी को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। नए युग का नया फिजिक्स, आधुनिक युग का मॉडर्न फिजिक्स, राइट। इसमें पढ़ना क्या होता है हमें, नए ज़माने की नई फिजिक्स में, इसमें हम लोग एटम की बात करेंगे, एटम की स्टडी करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की नेचर की बात करते हैं, इसमें एक्सरे की बात करते हैं, एक्सरेज जो होती हैं। और क्या बात करते हैं, बात ही करते हैं, सबकी चर्चा करेंगे हम लोग, छोड़ेंगे किसी को नहीं। फिर सेमीकंडक्टर 12th में आएगा ही आएगा, सेमीकंडक्टर हो गया। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फेनोमेना होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड क्या क्या फेनोमेना होता है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी यहाँ पे करेंगे, राइट। अब NCERT का अगला क्वेश्चन होता है क्या, कि फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पर क्या प्रभाव, क्या रिलेशन है। फिजिक्स, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट है। तो हम तो कहेंगे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों ही मिलके सोसाइटी का भला करते हैं। ठीक है, सोसाइटी की बात करते हैं। बिना फिजिक्स का टेक्नोलॉजी नहीं, बिना टेक्नोलॉजी का फिजिक्स नहीं, है ना। लालची आदमी, हम तो लालची इंसान, हम तो चाहेंगे क्या, फिजिक्स में ही सब आ जाए। तो ये है रिलेशन क्या। अब जैसे जब पहले स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन बहुत पहले, इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम थी, तो बाद में इसकी इफ़िशियंसी को इनक्रीज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, नीड हुई। तो नए फिजिक्स का जन्म हुआ। वो नया फिजिक्स क्या है, वो नया फिजिक्स है, वही बताया तो, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, जिसे हीट इंजन की इफ़िशियंसी बढ़ाई गई। मतलब इस पे रिसर्च हुआ, काम हुआ, स्टडी हुआ, जिससे रिसर्च करके प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाई गई। तो इस तरह से कभी कभी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए फिजिक्स का भी काम करता है, कभी टेक्नोलॉजी काम करता है। तो उसी समय इजाद हुआ क्या, सेमीकंडक्टर। किसका, सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का चिप बनाया गया। उस समय का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था ये, सिलिकॉन का चिप। तो सिलिकॉन का जब चिप बना तो उसी के बेसिस पे फिर डायोड बनाए गए, जो आज हम चिप की बदौलत आज हम ये देख पा रहे हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी, जो आज का टीवी है, टीवी कन्वर्ट हो गया एलईडी टीवी में। ठीक है, तो इन सब में चेंज हो गया, यानी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ। ठीक है, तो ये सिलिकॉन चिप जब बना, इसके बाद से टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ। फिर वहीं से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक नई ब्रांच का जब स्टडी किया गया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच का जब स्टडी हुआ, तो उससे फिर ये सोचा गया कि अब जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ से कनेक्शन, जो देख पा रहे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो सुनाई दे रहा है आपको, वो इसी से संभव हो पाया। तो इससे कनेक्शन हुआ। तो इस तरह से इसका वरदान भी है और अभिशाप भी है, दोनों। कैसे, इसका फ़ायदा तो है ही है, इसे हम बहुत, मतलब लाखों साल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट इसका देखा ही, जो ये मॉडर्न फिजिक्स का यूज हुआ और एटम बम बनाया गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब जो वॉर हुए देखे ही, तो वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसका किस तरह से यूज करते हैं। तो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है और डिग्रेडेशन भी होता है, भला भी हुआ और बुरा भी हुआ। जब वही वर्ल्ड वार में एटॉमिक बम, जब वही खोज हुआ, अभी एक एग्जाम्पल हम लोग हमेशा पढ़ते, हिरोशिमा नागासाकी, जो याद बूम बूम करके गिरा और पूरा स्वाहा हो गया। तो इस तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखेंगे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, 4 फंडामेंटल फोर्सेस से हम लोग इसको फिनिश करेंगे। 4 फंडामेंटल
लॉ, वो कौन सा लॉ है? 4 फंडामेंटल लॉ, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। तो 4 फंडामेंटल लॉ, 4 फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल फोर्स कहेंगे ना, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर या फिजिक्स कह लो। अब तो मान गए होगा ना कि फिजिक्स से ही है सब कुछ। तो इसके पहले थी बेसिक्स बातें फिजिकल वर्ल्ड की। अब हम लोग बात करेंगे इन चारों फोर्स की, कंपैरिजन करेंगे जैसा कि एनसीईआरटी भी करता है। तो 4 फोर्स, एक तो ग्रेविटेशन हो गया। दूसरे पार्ट में लिखेंगे इसको क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। थर्ड में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसमें हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्यों सांबा, क्यों भैयो, समझ में आ रही हो? यस सर, आ रही हो, वेरी गुड। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही फोर्स कहीं ना कहीं, मतलब ये जो फोर्स, यही 4 फंडामेंटल फोर्स है, और जितने भी फोर्स हम पढ़ते हैं इन्हीं में कहीं ना कहीं वो होता है, इसी के अंदर ही आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लेते हैं, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लेते हैं, जो यूनिवर्स में जैसे मून और सन को ले लेंगे, मून और अर्थ को ले लेंगे, ये लॉन्ग रेंज होते हैं, ये लॉन्ग रेंज डिस्टेंस, यानी कि लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए होते हैं। जैसे अर्थ और सन हो गए, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ये डिस्टेंस बहुत अधिक है। ये वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीक होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार्ज के बीच में लगता है, अगर दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये भी लॉन्ग रेंजेज होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये क्या है? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। इन दोनों में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें भी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसमें भी मीडियम की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मीडियम, राइट। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है। न्यूक्लियस के अंदर मान लो ये है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक। तो प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज होता है, तो
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये फट क्यों नहीं जाता? फटेगा नहीं, अगर फट जाता तो कितना डिस्ट्रक्टिव होता। ये रिपेल करता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। रीजन इसमें ये है, अब इसके अंदर इन सभी को मिला के इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स होता है एक रेंज पे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच, अमंग है ना, इन सब के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको ऐसे। ठीक है। यह चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ऐसा होता है। क्या? डू नॉट, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। इनके चार्ज से कोई लेना देना नहीं है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहोगे कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्यों नहीं लगता? तो इलेक्ट्रॉन दूर होता है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का लगभग डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है, जो कि दूर है, वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। इस वजह से नहीं लगता। ये न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, राइट। अब हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है। ये 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में लगता है, ठीक है। और ये जो वीक फोर्स है, ये वीक फोर्स एक्ट करते हैं हमेशा कहाँ? ओनली इन रेडियो एक्टिव एमिशन, रेडियो एक्टिव एमिशन, इसमें इनका फोर्स लगता है। जो क्या होता है? न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इंट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, जो क्वांटम वर्ल्ड की फोर्स है, क्या है? स्पिन वगैरह में अगर इसको समझना है तो स्पिन समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको नंबरिंग अगर करें तो पहले नंबर पे ये आएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। फिर सेकंड नंबर पे ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर थर्ड नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर फोर्थ नंबर पे आता है ग्रेविटेशन। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। फिर उसके बाद से वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद से ग्रेविटेशन आता है, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। ऐसे होता है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।